पाजी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। गुरमीत पिछले हफ्ते थोड़ा बीमार थे, लेकिन मैं आई होप थोड़ा सेटल हो गए होंगे अब। गुरमीत जी, कहने की बात यही है कि कश लगाने वाला 28 पे भी जीएसटी के रेट पे लगाएगा, 40 पे भी लगाएगा, 80 पे भी लगाएगा। पॉसिबिलिटी क्या लग रही है आपको? आईटीसी लेना है कि नहीं लेना है? सर मैं शायद गलत आदमी हूँ कश के बारे में बात नहीं करने के नहीं। लिए। बट मेरा ये मानना है कि हम्म, आपकी बात सही है। बहुत ज्यादा एक एक एंड पे थोड़ी सी डिमांड इलास्टिसिटी हो जाती है। इसमें एक प्रॉब्लम बस ये है कि इम्पोर्टेड और स्मगल्ड सिगरेट्स बढ़ जाती है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट के एक्सचेकर का नुकसान होता है। जब भी ड्यूटी बढ़ी है सिगरेट्स पे, स्मगल्ड सिगरेट्स बढ़ती है, तो इन अ वे नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एक अभी पिछले बहुत सालों से इसको टच नहीं किया है। तो अगर न्यूट्रल रेट रखेंगे तो बेहतर है, बाकी बाकी सरकार जानती है। बट बहुत ज़्यादा इसका अब मैं आपसे मानता हूँ डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा-सा लूज़ आउट करते हैं स्मगल्ड सिगरेट्स। ओके। अच्छा गुरमीत, एक प्रश्न मैं ये पूछूंगा। अब जब जिस दिन बजट पेश हुआ था, आप मेरे बगल में बैठे हुए थे, एक कंसेंसस बस गया था कि भाई ये टैक्स कट जो हुआ है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, डिमांड को बहुत पुश मिलेगा। एफएमसीजी गदगद था उस दिन, पर वो स्टोरी कुल मिला के 20 दिन में कोलैप्स हो गई। इसका कारण क्या है? आप देखिए, एफएमसीजी में बायर हैं इस वक्त, आपने क्या पोस्ट बजट अपने पीएमएस में कुछ ऐड किया? तो हम स्टेपल्स में बायर नहीं है वीरू भाई। हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, ट्रैवल में यहाँ पे बायर हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट आएगा, स्टेपल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं आएगा। स्टेपल्स पे इम्पैक्ट के लिए आपको फुल ब्लोन रूरल रिकवरी चाहिए, वहाँ भी थोड़े से ग्रीन शूट्स हैं। और दूसरा एक जो प्रॉब्लम रही है वो सेलिंग की रही है एफआईआईस की। और ये बेसिकली मैथमेटिक्स है। अब 4.5% यूएस का यील्ड है, 2-3% का करेंसी डेप्रिसिएशन आप बिल्ड करते हैं, तो एफआईएस को रूपी टर्म्स में 7.5-8% चाहिए, पहले तो रिस्क फ्री। दूसरा आप प्रीमियम डालेंगे इमर्जिंग मार्केट का 3-4% का, तो वो 12% का जब साइट आ जाएगा मार्केट में कि भारत में आसानी से बन सकता है, तब चाहिए सेलिंग कम होगी। वो सेलिंग की वजह से ये जो है वो स्टोरी प्ले आउट नहीं हुई बजट के बाद। बट थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों से अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें, थोड़ा-सा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक एक स्टेज आ गई। हालाँकि कहना जल्दी होगा, जल्दबाज़ी होगी। बट अगर एफआईआई सेलिंग थोड़ी कम हो जाती है और कहीं न कहीं थोड़ा-सा बॉन्ड यील्ड यूएस की गिर जाती है, तो मुझे लगता है ये जो वापस प्ले है कंजम्पशन का वो आपको दिखाई देगा। बट एक बैलेंस बना के चलिए। तो हमने ट्रेंड ऐड किया है पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक तरीके से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, वो थोड़ा-सा लोअर अफ्लुएंट और मास अफ्लुएंट स्पेस में है। हमने होटल स्टॉक्स ऐड करे हैं और वेटेज बढ़ाया है। आईटीसी होटल में थोड़ा वेटेज बढ़ाया है कॉल के बाद। इंटरग्लोब इंडिगो में वेट बढ़ाया है। तो हमने ट्रैवल टूरिज्म एज़ अ कंजम्पशन को कि खेलने की कोशिश की, और हमने थोड़ा-सा कैपिटल मार्केट प्ले भी बढ़ाया है, जैसे सीडीएसएल है, कैम्स है। क्योंकि हमें लगता है कुछ पैसा जो फाइनेंशियल कंजम्पशन की तरफ भी जाएगा, और हम और भी कुछ स्टॉक्स को इसको उसमें देख रहे हैं, जैसे पीवी फिनटेक को भी रिव्यू करें। बिल्कुल। और एफएमसीजी इंडेक्स की बात हो रही थी लगातार, 14वां सेशन है जब इस पे डेंट पड़ता नजर आया है बजट के बाद। काफ़ी ज़्यादा नुकसान, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया है निवेशकों का इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। अभी हम थोड़ी देर पहले ऑटो सेक्टर पर चर्चा कर रहे थे काफ़ी देर से, और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से टैरिफ का अनाउंसमेंट हो रहा है यूएस से, और 25% का इम्पोर्ट टैरिफ ऑटो, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स पे लगाने का ऐलान हो सकता है, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हो ऑटो सेक्टर को? कोई डेंट तो आज के सत्र में हमें पड़ता दिखा नहीं है। कोई ऐसा पर्टिकुलर काउंटर इस सेक्टर से जहां पर आपने वेटेज बढ़ाया हो हाल फिलहाल में? हमने एमएनएम में वेटेज बढ़ाया है। हमें लगता है कि थोड़ा-सा जो कंसर्न है कि टैरिफ का, तो एक तो इम्पैक्ट कम होगा एमएनएम पे। एक्सपोर्ट जो है, अगर आप मंथ-ऑन-मंथ देखेंगे, तो अगर वो 85,000 यूनिट करते हैं या 2.5 लाख यूनिट क्वार्टर के करते हैं और 85,000 महीने के करते हैं, तो एक्सपोर्ट 5% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है। दूसरा एक नैरेटिव था कि टेस्ला आएगा तो एमएनएम, टाटा मोटर्स, मारुति की परेशानी होगी। मुझे लगता है वो थोड़ा-सा ओवरब्लोड है। अगर आप टॉप 10 सेलिंग कार देखें इंडिया की, जिन जो करीबन 1.5-2 लाख बिकती हैं, सबसे पहले टाटा पंच है 2 लाख के ऊपर, फिर मारुति के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो 2 गाड़ियाँ हैं जो 20 लाख रुपए से ऊपर है, जो उसमें क्रेटा है और स्कॉर्पियो, जो टॉप 10 सेलिंग बेस्ट कार। और टोटल हम 40 लाख गाड़ियों में 1 लाख, सवा लाख ईवी बेचते हैं। एडॉप्शन अभी पिकअप होने में टाइम लगेगा। इंडिया बहुत ही हाइब्रिड मार्केट है, इसको कंपेयर तो जब तक पूरा इकोसिस्टम नहीं बन जाता, जैसे चाइना में बना बीवाईडी, अब कैटल है वहाँ की, जो सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मेकर है। पूरा ईवी इकोसिस्टम बनने के बाद एडॉप्शन बढ़ता है। तो जब तो और कुछ हद तक नेगेटिविटी शायद प्राइस में आ गई है, तो हमने एमएनएम ऐड किया, हमने थोड़ा-सा
उनो मिंडा ऐड किया है पोर्टफोलियो में और हम और स्पेस को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बड़ा इश्यू पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ है। अगर पीवी सेल्स की ग्रोथ ही 2-4-5% होगी तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑटो क्या ऑट करते हैं। बट थोड़ा अगर ग्रोथ बढ़ेगा तब शायद जो हमारे टॉप होल्डिंग है, प्लस आपको थोड़ा-सा टाटा मोटर्स और एम&एम में थोड़ा वैल्यूएशन कम्फर्ट मिलता है। दोनों में रीस्ट्रक्चरिंग होने का चांस है। एम&एम और टाटा मोटर्स आगे जाके सीवी, डोमेस्टिक और ईवी को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। तो वैल्यूएशन वाइज़ रीज़नेबल है, महँगे नहीं है, तो इसलिए हमारा फोकस पेकिंग ऑर्डर में एम&एम, उनो मिंडा और टाटा मोटर्स है ऑटो स्पेस। वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है आपको टाटा मोटर, महिंद्रा, उनो मिंडा में, तो यहाँ पे आपने वेटेज बढ़ाया है। एक और सेक्टर की बात करते हो गुरमीत जी, पावर सेक्टर की बात करते हो। पिछले 2 दिनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। आप देखें एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी सभी में तेज़ी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। इस सेक्टर पर क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो फिलहाल आपके रडार पर हैं? देखिए करेक्शन भी बहुत तेज आया, पीएसयू स्टॉक्स में भी करेक्शन आया। एनटीपीसी एक समय 400 के ऊपर था, फिर 300 के नीचे आ गया। पावर ग्रिड लगभग 360-70 जाके 240-50 के आसपास आया। तो और वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो हमें पावर ट्रांसमिशन स्पेस अच्छा लगता है। मैंने वीरू से कई बार चर्चा करी है। शॉर्टेज है इसकी ट्रांसफार्मर्स की वर्ल्ड वाइड, उसमें डेटा सेंटर्स का भी यूसेज बढ़ रहा है, एआई रिलेटेड प्ले भी है। ओवरऑल जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 6-7% से ग्रो कर रहा है। तो हमें ट्रांसफार्मर स्पेस अच्छी लगती है, पावर ग्रिड हमें अच्छा लगता है। हमने पर्टिकुलर कोई वेटेज नहीं बढ़ाया है इस पर्टिकुलर स्पेस में, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी थोड़े रिस्क थे। पीएसयूज़ को आप हटा दें, तो जो भी ओवरऑल कैपिटल गुड्स प्ले है, तो आप मतलब अगर आप पूरा प्ले देखें, एबीबी देखें, सीमेंस देखें, एक कमेंस इंडिया को थोड़ा छोड़ दें, वो थोड़ा रीजनेबल है। तो वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। पीएसयू में वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो पावर ग्रिड एज़ स्टॉक में हम सोच रहे हैं वेटेज बढ़ाएँ। तीसरा विकेट गिर गया, ठीक है ना? 26 पे 3, 52 पे 6, इसी पैरिटी में चल रहे हैं। इस बार दुबई जाने का प्लान है, कुछ मैच वैच देखने का? नहीं, बहुत मैंने कोशिश करी थी, टिकट बहुत महंगे हो रहे हैं। 23 तारीख की कोशिश करी थी, क्योंकि अलग एक्सपीरियंस और वो इनिंग्स याद है कोहली की दुबई में। हालांकि वो T20 में थी, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थी, बट बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक फ्रेंड्स के साथ बड़ी स्क्रीन पे डोमेस्टिक देखना बेटर ऑप्शन, कंजम्पशन बढ़ाएं। सही कहा आपने, सही कहा, डेफिनेटली कहा। अच्छा गुरमीत जी, ये बताइए कि बीते 7 महीने में से मेरे ख्याल से अगर आप फरवरी छोड़ दें, जनवरी छोड़ दें, तो उससे पहले के 6 महीने पोस्ट आई थिंक इलेक्शंस, दिस कम्प्लीटली बिलोंग्स टू आईटी, एंड स्पेशली वो फेज जब आईटी के नंबर्स में बीएफएसआई के कुछ ग्रीन शूट्स विजिबल थे, यूएस में रेट कट्स होने की संभावना, देन रेट कट्स, बट सडनली ये ट्रम्प टैरिफ के जो ये फेज गुजर रहा है, उसमें यूएस में इन्फ्लेशन का फिर बढ़ना और रेट कट्स का ना होना, क्या ये आईटी के ना परफॉर्म करने के या फिर अंडर परफॉर्म करने के इस लेवल से संकेत दे रहा है क्या आपको? लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप देखें रनअप के बाद हमारे जो लार्ज कैप आईटी, इन्फोसिस देखिए 25-30 के मल्टीपल पे है, एचसीएल 20 से 22 के मल्टीपल पे है, टीसीएस भी लगभग 25-30 के मल्टीपल पे है। तो लार्ज कैप आईटी चीप नहीं है रनअप के बाद, फेयरली, मैं बोलूँगा बहुत एक्सपेंसिव है, फेयरली वैल्यूड है। और बिजनेस मोमेंटम अच्छा होगा अगर यूएस में रिकवरी होती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ता है, थोड़ा रुपी डेप्रिसिएशन का भी टेलविंड मिलेगा। तो आईटी में मुझे लगता है रेवेन्यू स्टेडी रहेगा, बट वैल्यूएशन उसको शायद कैप्चर कर रहा है। मिड कैप आईटी आप देखिए जो अच्छे कर रहे हैं, मिड कैप आईटी जैसे परसिस्टेंट है, वो ऑलरेडी 50-60 टाइम्स पे है अर्निंग्स। तो मुझे लगता है वैल्यू इस मार्केट में वैल्यूएशंस को इग्नोर मत करिए। अच्छा स्टॉक भी है और अगर वैल्यूएशन रिच है, तो हमने देखा है क्या हुआ पिछले कुछ सप्ताह में। तो मैं बायर ऑन डिप्स रहूंगा आईटी में, मैं इंक्रीमेंटली और ऐड नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल कहीं पे बहुत ही बार्गेन मिल जाए। जैसे अभी न्यूजन है, उसमें लगभग 40-50% का करेक्शन आया है, 1700-1800 से अभी 1000 रुपए के आसपास है, बट उसके बावजूद वैल्यूएशन बहुत चीप नहीं हुआ है। तो अगर कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट आता है और कोई आपको मिड टीन में मिलता है कुछ 15-18 टाइम्स में, तब शायद वो स्क्रीमिंग आएगा। अभी के लिए हम स्टेडी हैं आईटी में, हमारे पास एचसीएल है, टीसीएस है, थोड़ा केपीआईटी है और कुछ पोर्टफोलियोज में परसिस्टेंट। गुरमीत जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा आपके लिए। आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज लग रही है मुझे। खैर सर, ये पीएसयू बैंक्स में आज अच्छा परफॉर्म
इनफैक्ट कल भी हमने देखा था इसमें तेजी देखने को मिलती, प्राइवेट बैंक से थोड़ा आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, पीएसबी, सभी में तेजी है। एसबीआई बैंक, पीएसयू बैंक्स में कहीं आपने एक्सपोजर बढ़ाया है और कोई ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल आपको अच्छे लग रहे हैं? मैंने ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइवेट बैंक्स में एक्सपोजर बढ़ाया है। पीएसयू बैंक टैक्टिकल पे होता है, तो हम टैक्टिकल पे से ज्यादा थोड़ा स्ट्रक्चरल पे बिलीव करते हैं। पूरा बैंक निफ्टी 12.8 के पी पे है और करीबन करीबन 2 प्राइस टू बुक पे है। ये अगर आप 10 साल का मीडियन लेंगे उससे काफी नीचे है और हमें लग रहा है जो नया इन्फ्लेशन रीडिंग आया है उसको देख के और देखें कि आरबीआई लिक्विडिटी भी इन्फ्यूज करेगा, क्रेडिट भी बेटर करेगा और रेट कट भी करेगा। जो जो तीनों डायमेंशंस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, उसको आपको सेंट्रल बैंक में सपोर्ट दिखेगा। और शुरू में बैंक्स में थोड़ा निम प्रेशर आता है क्योंकि अभी डिपॉजिट के रेट घटाना थोड़ा मुश्किल है, बट वो मुझे लगता है प्राइस में है। तो रेट कट का थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और जैसे जैसे इकोनॉमी में वापस आएगी, अगर आप बेसिक, अभी आरबीआई का बुलेटिन आया कल, उन्होंने बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर है उसमें थोड़ा सा अपटिक दोबारा से दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में। वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट क्रेडिट ग्रोथ में करेगा और बैंक के थ्रू करेगा। तो एक तरीके से क्वासाई कंजम्पशन, क्वासाई रिवाइवल ऑफ कैपेक्स प्ले है बैंकिंग। तो हमने प्राइवेट बैंक्स में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस में, फेडरल में वेटेज बढ़ाया है। पीएसयू में हम एसबीआई में को कंसीडर कर रहे हैं वेटेज बढ़ाने। अच्छा गुरमीत पाजी, आपके सामने टीवी का आउटपुट है, क्या आप देख पा रहे हैं सीएनबीसी आवाज इस वक्त? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं। बिल्कुल। एक 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 इमेज रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, देख के बताइए कुछ याद आया क्या? सुसज्जित थाली, हम देख लेते हैं, श्रेया को खिला देंगे। भूख लग, मैंने लंच याद नहीं आया किया। कुछ इससे? आप अगर अब ये थाली नहीं दिखाएंगे नहीं तो नहीं नहीं, देखिए अनुज भी इस वक्त बड़ा विश्राम मूड में है। अनुज, ये दिखाई दे रही है थाली, याद आया कुछ? ये लंच के टाइम पे ये मत दिखाइए प्लीज, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा वेट लूज करने की जरूरत है इस समय। क्या क्या है इसमें? इसमें सब कुछ है। इसमें है दाल, इसमें है 56 पालक भोग। दाल, इसमें आलू मटर, गोभी मटर, 56 भोग, है ना? पाजी कुछ याद आया? एक सुसज्जित पोर्टफोलियो है गुरुकुल में। हाँ, बैलेंस्ड थाली है ये, काफी अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है, वीरू आप गुरुकुल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। गुरुमेत जुड़ेंगे हमारे साथ गुरुकुल में। एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे हो बेयर मार्केट में, ये इसके लिए जुड़िए। देखिए आज शुरू में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि बुल मार्केट का पोर्टफोलियो और बेयर मार्केट का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। बेयर मार्केट में अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स चुने तो आपको एक एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा, उसमें एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, खराब स्टॉक्स चुने तो चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गुरुकुल बेयर मार्केट में हो रहा है। गुरमीत, एक टीजर दीजिए कि बेयर मार्केट में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, और बेयर मार्केट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार क्योंकि हम स्मॉल कैप में 20-22% गिर चुके हैं। टेक्निकली अभी तो बेयर मार्केट है नहीं, करेक्शन टेरिटरी है। लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है? देखिए अनुज, जो भी अच्छा इन्वेस्टर रहा है, हम कितने लोगों का एग्जांपल देते हैं, उनका एक खासियत है, एक, वो कभी करेक्शन को वेस्ट नहीं करते। सेकंड, जो आप गलतियां सैनिटी लाता है बियर मार्केट, तो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा अल्फा बनता है वो हमेशा बियर मार्केट में बनेगा। तो जिस अब वॉरेन बफेट को सब इतना बोलते हैं, वॉरेन बफेट ने सिटी बैंक का शेयर $1 का लिया था लीमन क्राइसिस में, जब $50 का शेयर $1 में आ गया था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो हम चर्चा करते हैं, कोविड में टाटा मोटर्स ₹100 के नीचे था, इंडियन मोटर्स ₹90 का था। कुछ टाइम पहले आईटी के स्टॉक बहुत सस्ते थे, जब लग रहा था कि एआई सब खत्म कर देगा। तो मुझे लगता है बियर मार्केट आपको एक बार्गेन देता है और बार-बार ये दिखाता है कि मार्केट में जो है, और ये करियर, लाइफ, इन्वेस्टमेंट सब एक तरह का है, उतार-चढ़ाव है और ये इंटीग्रल पार्ट है। और मैं हमेशा लोगों को ये बताना चाहता हूँ, लोगों को ये भ्रम है कि वो अच्छे दिन में रह सकते हैं और बुरे दिन में बाहर निकल सकते हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा भ्रम है। आप बैड डेज़ जब तक नहीं लेंगे, मल्टीबैगर बनेगा ही नहीं पोर्टफोलियो में। दूसरी बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, एग्ज़िट करना अनुज आसान है। बहुत इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ शायद, जो कोविड के पहले भी निकल गए थे 11,000 निफ्टी पे, पर वो कभी 8,000 पे आ ही नहीं पाए, वापस 14-15,000 पे आए। यहाँ भी यही होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो शायद अभी निकल गए होंगे 23,500 पे, 24 पे, कई अलग-अलग लेवल्स पे। लेकिन वापस एंटर करना, ये परसेंटेज जो है 0.1% ही है। तो सबसे बड़ा जो लर्निंग इसका ये है कि इसमें आप अपने बैलेंसिंग करिए, और ये फोर्स्ड रीबैलेंसिंग कराता है बेयर मार्केट आपको। तो अगर आपको लंबा वेल्थ क्रिएट करना है, और तो यही मौका है जब आपको बहुत अच्छे बार्गेन्स।
गुरमीत पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो समय नज़दीक आ रहा है जब गुरुकुल आपके सामने होगा। जी हाँ, 22 और 23 मार्च को, ठीक होली के अगले हफ्ते। और मिलिए हमारे साथ, मुलाकात करिए इस पूरे पैनल से। ये स्क्रीन पे आपके QR कोड है, स्कैन कीजिए। स्ट्रक्चर, कंटेंट और साथ ही साथ फीस, पूरा आपको सब कुछ उससे अवगत कराया जाएगा। और रही बात ये ताज़ा तरीन खाने की, अनुज और मैं एक ही बार में निपटा सकते हैं। श्रेय को मेरे ख्याल से 4-5 दिन लगेंगे, है ना। अब चलते हैं उसके पास आज की रणनीति के लिए।